गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ खुवी के चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो किशोरावस्था में उत्पन्न होने वाली समस्याएं। इसके पहले मैंने आपको बताया था किशोरावस्था की परिभाषाएं, उसका अर्थ क्या होता है और उसकी विशेषताएं क्या होती है, ठीक है। और उसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था बाल्यावस्था और शिशुअवस्था के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख पाओगे। ओके, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करना। वीडियो को लास्ट तक देखना, जहाँ पे मैं इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो कि एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है किशोरावस्था में उत्पन्न होने वाली समस्याएं। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन और नाजुक मोड़ होता है। इस अवस्था में बालक का झुकाव जिस और हो जाता है उसी दिशा में वो अपने भविष्य को आगे बढ़ाना चाहता है, उसी दिशा में वो अपना विकास करना चाहता है। चाहे वो धार्मिक दिशा हो, चाहे वो अधार्मिक दिशा हो, या तो फिर देश के लिए प्रेम हो, देश के लिए उसके मन में भड़ास हो, मतलब वो देशद्रोही हो, या तो फिर व्यवसाय का क्षेत्र हो, या तो फिर अव्यवसाय का क्षेत्र हो। तो जिस किसी क्षेत्र में बच्चों का रुझान होता है वो उसी दिशा में अपना क्या करता है, विकास करता है। तो यही उनकी सबसे बड़ी समस्याएं होती है कि उनको आप जितना भी समझा लो, उन्होंने अगर एक चीजों को चुन लिया है तो वो उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, वो वही करना चाहेंगे। कभी कभी ये क्या होती है, किशोरों के लिए समस्या बन जाती है और उनके साथ साथ उनके माता पिता के लिए, उनके शिक्षकों के लिए और जो उनके आसपास है उन सबों के लिए भी वो एक समस्या बन जाती है। और ऐसे समय में क्या होता है, किशोरावस्था में अगर आप बालकों को या बालिकाओं को, जो मतलब किशोर होते हैं और जो किशोरियां होती हैं, उनको आप जितना भी समझा लो वो नहीं समझते और वो इन्हीं सारी चीजों में उलझ के रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो चाहते हैं अपने लाइफ में, जो उनका लक्ष्य होता है, वो उससे क्या होता है, गुमराह हो जाते हैं। हम लोग देखेंगे कि किशोरावस्था की समस्याएं क्या क्या होती है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जो थे, मुनी, पॉप, विलियम्स, लेविस, तो इन्होंने क्या किया, इस पे अध्ययन किया और अध्ययन करके पता लगाया कि किशोरों की क्या क्या समस्याएं होती हैं और कहाँ कहाँ पे उनको समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग देखेंगे कि उनकी समस्याएं क्या क्या होती है। तो यहाँ पे स्किनर एंड जॉनसन सिम्पसन के अध्ययन के अनुसार किशोरों में पाए जाने वाली समस्याएं कुछ इस प्रकार से हैं, जिसको मैंने पॉइंट आउट करके रखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों कौन थे, मनोवैज्ञानिक थे। ओके, तो इन्होंने बहुत सारे अध्ययन करा और उसके बाद इनको पता लगा कि कौन कौन सी समस्याएं एक्चुअली में किशोरों में होती हैं। तो पहली समस्या है क्या है, किशोरों में समायोजन की समस्या होना। तो समायोजन ये वर्ड जो है ना, वो किशोरों के लिए क्यों रखा गया है, क्योंकि किशोरों को क्या होती है, खुद को एडजस्ट करने में कभी कभी समय लगता है। वो हर एक परिस्थिति में, हर एक वातावरण में समायोजन नहीं कर पाते। खासकर इस किशोरावस्था में 12 से 18 साल की जो उम्र होती है ना, इसमें किशोरों को अपनी खुद की एक प्राइवेसी चाहिए होती है। तो इनको ये समायोजन स्थापित कहाँ कहाँ वो नहीं कर पाते हैं, तो दो जगह, ठीक है, जहां पे ये अपना समायोजन नहीं स्थापित कर पाते, उनको समस्याएं आती है। तो पहला क्या है, पारिवारिक वातावरण में, और दूसरा क्या है, विद्यालय का वातावरण। ठीक है, पारिवारिक वातावरण में इसलिए क्योंकि ये जो अवस्था होती है ना 12 से 18 साल की, उस समय क्या होती है, किशोर जो होते हैं, जो बालक और बालिकाएं होती हैं, वो क्या होती है, वो प्रेम में पड़ जाते हैं। ठीक है, उनको कोई पसंद आने लगता है तो वो चाहते हैं कि वो उनसे बात करे। कोई भी चीज अगर वो करते हैं तो वो चाहते हैं कि परिवार के द्वारा से उनको रोका टोका ना जाए। ठीक है, वो एक स्वतंत्र लाइफ जीना चाहते हैं। अगर वो टीवी देख रहे हैं, अगर वो फोन यूज कर रहे हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई उनको आके टोके। इससे क्या होता है, उनको गुस्सा आता है कि कोई मुझे टोक रहा है कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। तो वैसी परिस्थिति में क्या होती है, वो समायोजन स्थापित नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे उनको समायोजन की समस्या आती है। और दूसरा जो है वो विद्यालय का वातावरण है। तो विद्यालय का वातावरण इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हर किसी के पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं होता है, और बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है, अरे यार ये क्या पढ़ा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में भी क्या होता है, किशोर जो होते हैं वो समायोजन स्थापित नहीं कर पाते हैं। इसी के लिए बोला जाता है कि किशोर में समायोजन की समस्या होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट बोलता है, किशोर में आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा होती है। ठीक है, किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे जो बालक और बालिकाएं होती है वो आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो कोई जॉब करे जिससे कि उनको पैसे की तंगी ना हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो ये देखते हैं कि उनके पेरेंट्स जो है उतना ज्यादा नहीं कमा पा रहे हैं जिससे कि वो बच्चों को पढ़ा सके। तो उस परिस्थिति में भी एक बालक जो होता है, एक बालिका जो होती है, वो चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स को आर्थिक रूप से
मदद करे। इसी के चलते बोला जाता है कि किशोर में आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, फिर थर्ड वन है संवेगात्मक अस्थिरता। ठीक है, संवेगात्मक का मतलब क्या होता है? इमोशनल। ठीक है, जो उनका इमोशनल स्टेट जो होता है उस समय पे क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि वो प्रेम में पड़ते हैं, वो टूट जाते हैं, उसके बाद से वो किसी और पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो भावनाओं में बह के, इमोशन में बह के ऐसा कुछ कर जाते हैं जिससे कि वो खुद ही समस्या में पड़ जाते हैं। तो इसी के लिए बोला जाता है कि इस अवस्था में क्या होता है कि वो इमोशनली रूप से स्थिर नहीं रह पाते हैं, वो उनमें अस्थिरता होती है कि वो कुछ भी करने का धुन में सवार होता है। ओके, चौथा है किशोरापराध की प्रवृत्ति का विकास। ठीक है, अगर देखोगे ऐसे जो समय होते हैं, जो ये 12 से 18 साल का जो वक्त होता है, अगर कोई दोस्ती करता है तो बहुत अच्छे से अपने दोस्ती को निभाता है। अगर मारपीट भी करना हो ना तो अपने फ्रेंड को बचाने के लिए वो सामने वालों को इतना मार देगा कि उसको खुद को ही नहीं पता है कि वो कितना मार दिया उसको, वो जिंदा भी है कि मर गया है। ठीक है, तो इसी के लिए बोला जाता है कि किशोरा अपराध की प्रवृत्ति यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। अगर उसको कुछ चाहिए और उसको नहीं मिल रहा है तो उन सारी चीजों के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी को मार सकता है, किसी को तकलीफ पहुंचा सकता है। तो इसी के चलते ये अवस्था जो होती है किशोर अपराध की प्रवृत्ति का भी विकास सबसे ज्यादा इस अवस्था में होता है। पांचवा पॉइंट बोलते हैं अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति। ऐसे समय में अनुशासनहीनता तो मत ही पूछो, मतलब अत्यधिक होता है। क्लास में अगर देखोगे तो बाप रे, मतलब इस एज के बच्चे कभी अनुशासन में आपको मिल जाए तो क्या, उनको मारपीट करने में मजा आता है, उनको क्लास बंक करके भागने में मजा आता है, टीचर्स के साथ उलझने में मजा आता है। तो ये क्या होती है, उनकी समस्याएं, वो खुद के लिए समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसी के लिए बोले जाते हैं कि अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति होती है, वो कभी किसी की नहीं सुनेंगे, वो वही करेंगे जो उनको करना है। छठा पॉइंट है किशोर के लिए व्यक्तिगत व्यवसाय संबंधी निर्णय लेना आवश्यक होना। ठीक है, उनको क्या करना है, कैसे करना है, अभी मैंने बताया था ना, वो जिस क्षेत्र में जाना चाहेंगे, जिस क्षेत्र में उनकी रुचि रहेगी उसी दिशा में वो अपना विकास करना चाहते हैं। अगर वो व्यवसाय के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसमें आगे बढ़ेंगे। और इस एज में ना उनको सबसे ज्यादा फिक्र होती है कि अच्छा अब उनको अपने फ्यूचर के लिए क्या करना है, उनको कौन सा व्यवसाय चुनना है जिससे कि उनका फ्यूचर ब्राइट हो। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में वो बहुत सारी गलत कदम उठा लेते हैं जिससे कि वो समस्याओं में पड़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक शक्ति का मूल्यांकन करना। शारीरिक शक्ति का मूल्यांकन करना मतलब वो मार धाड़ इन ऑल दैट जैसे भी करना हो वो सब करके अपना शारीरिक शक्ति का मूल्यांकन करते हैं। उनको लगता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो 1-10 के बराबर है, और इसी उलझन में वो उलझ जाते हैं और उसके बाद अपना हाथ मुंह नाक पैर हाथ सब तोड़ ताड़ के बढ़ जाते हैं। तो ये होती है किशोरावस्था में उत्पन्न होने वाली समस्याएं। ये कुछ समस्याएं हैं जो कुछ मनोवैज्ञानिक के द्वारा अध्ययन के बाद पता चला है। तो आप इसको डिटेल में लिख लोगे अब, आई होप सो। अगर नहीं हो पाता तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप मेरे को बता देना कि इसको लिखना कैसे है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके पॉइंट्स को डील करके बता दूंगी। अदरवाइज आप एक शिक्षक बनने वाले हैं तो आपको मैंने समझा दिया है, तो आप खुद से भी इस सारे जो मैंने पॉइंट्स डाले हैं इसको आप इलाबोरेट कर सकते हो, आप इसको बढ़ा बढ़ा के लिख सकते हो। ठीक है, आप एक का 6-7 लाइन आगे और बढ़ा बढ़ा के लिख सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने बताया कि संवेगात्मक विकास उनका क्या होता है कि इमोशन में आके वो कुछ भी कर बैठते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन सा पॉइंट है। तो यहाँ पे जो एक मनोवैज्ञानिक है कोल व ब्रूस, उन्होंने बोला है किशोरावस्था के आगमन का मुख्य संकेत संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। किशोरावस्था आ रहा है वो कैसे पता चलता है, जब बालक और बालिकाओं में संवेगात्मक विकास का तीव्र परिवर्तन आप देखने पाओगे। छोटी छोटी बातों में उनका चिढ़ना, छोटी छोटी सी बातों में उनका उतावलापन, तो ये क्या होती है, पता चल जाता है कि अब इनका किशोरावस्था वाला एज आ रहा है, मतलब वो अब 11 वर्ष को पार करके 12वें वर्ष में घुस रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोलता है किशोरावस्था में प्रत्येक बालक व बालिका स्नेह प्रेम कामुकता तथा मान्यता प्राप्ति की भावनाओं को दूसरों से चाहता है। ठीक है, वो हमेशा चाहता है कि कोई उसको प्यार करे, कोई उसको हर एक चीज में मान्यता उनको प्राप्त करना है, मतलब हर एक चीज में कोई उनको आगे रखे, हर एक चीज में उनको बोले हाँ ये इसके द्वारा से किया गया है, हर एक चीज में उसको मान्यता दिया जाए। ठीक है, तो ऐसी भावना उनके ऊपर होती है, वो हमेशा किसी से प्रेम चाहते हैं और कभी वो किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं। तो
इस एज में ऐसा होता है, चाहे परिवार हो या विद्यालय हो या समाज हो, वो हर जगह से चाहते हैं कि लोग उनको टॉप में रखे, लोग उनको प्यार करें, लोग उनको समझे। ठीक है, किशोर चाहते हैं कि लोग उनकी आवश्यकताओं को समझे, उन्हें स्नेह करें। ओके, किशोरों की शारीरिक शक्ति उनके संवेगों के प्रदर्शन पर दिखाई देता है। स्वस्थ किशोरों में अस्वस्थ व निर्बल किशोरों की तुलना में अधिक संवेगात्मक स्थिरता पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या बोलने का मतलब है, जो स्वस्थ किशोर होता है, मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो स्वस्थ होता है, तो उसमें क्या होता है, अस्वस्थ और निर्बल किशोर की तुलना में क्या होता है, उसमें अधिक, उसमें बहुत ज्यादा मतलब संवेगात्मक स्थिरता आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी संवेगात्मक विकास है जो इस अवस्था में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स डाले हैं। ठीक है, जिसको मैं अभी आपको बता दूंगी, तो आप इससे रिलेटेड और इसमें 4-5 लाइन जोड़ देना, जिससे कि आपको एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो किशोरावस्था के मुख्य संवेग क्या है, निम्नलिखित हैं। पहला क्या होता है, किशोरों में क्रोध, देखना हमेशा कि उनमें गुस्सा, हर एक चीज को लेके, अगर उनके अनुसार से कुछ भी नहीं होता है ना उनके लाइफ में, तो हमेशा वो देखना उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। अगर वो किसी के साथ प्रेम में है, चाहे वो उसका गर्लफ्रेंड हो या उसकी बॉयफ्रेंड हो, अगर उसको किसी ने परेशान किया तब देखना उनका गुस्सा, अगर उनको कुछ चाहिए हो और उनको नहीं मिल रहा है तब देखना उनका गुस्सा। तो यहाँ पे क्या होता है कि किशोरों में बहुत ज्यादा क्रोध होता है। ठीक है, चिंता, उनको उनके फ्यूचर की चिंता होती है कि उनको नेक्स्ट क्या करना है, उनके लाइफ में आगे जाके उनको क्या करना है, पढ़ाई खत्म होगी तो क्या करना है, अगर उनका 10th बोर्ड खत्म होता है तो 11th में कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, तो उनको हमेशा चिंता होती है अपने फ्यूचर की, अपने घर परिवार की। ईर्ष्या, अगर उनके सामने आप किसी और की बड़ाई कर रहे हो तो आपको उनके चेहरे में और उनके शरीर के हाव भाव में आपको ईर्ष्या दिखेगी। ठीक है, भय, उनको हमेशा डर लगते रहता है, कहीं उनके उनसे जो प्रेम करते हैं या फिर वो जिससे प्रेम करते हैं, कहीं वो उनसे दूर ना हो जाए, या तो फिर उनको उनके भविष्य का डर होता है। ठीक है, तो ये होता है भय। प्रेम, वो चाहते हैं कि सामने वाला उसको प्रेम करे, चाहे वो परिवार का सदस्य हो, चाहे वो उसके मित्र जन हो, वो चाहते हैं कि वो सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करे और लोग उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करे। हर्ष व प्रसन्नता, वो हर एक छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशियां ढूंढता है। ठीक है, तो ये कुछ संवेगात्मक विकास है जो कि मैंने पॉइंट आउट किया है, तो आप इसको इलाबोरेट करके लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है किशोरावस्था में शिक्षक की भूमिका। तो किशोरावस्था जो होता है वो जीवन का सबसे कठिन और जटिल समय होता है। इस अवस्था में बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत सारी मतलब इमोशनल चेंजेस आती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें करने का मन करता है, जो हमें नहीं करने का मन करता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी एक क्षेत्र को चुन लेते हैं, अगर वो करना चाहते हैं किसी के प्रति अच्छा तो वो अच्छा ही करेंगे, अगर वो चाह गए कि मेरे को इसके लिए बुरा करना है तो पर्टिकुलर इंसान के लिए वो बुरा ही करेंगे। चाहे आप देख लेना कि कोई इंसान धर्म में आगे बढ़ना चाहता है तो वो उसी में आगे बढ़ेगा। अगर कोई इंसान को आप देखना कि वो किसी चीज में परिश्रम करना चाहता है, या फिर खेती हो गई या फिर उनके घर के ही कोई काम हो गए, तो वो उसी काम में आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये होती है किशोरावस्था, जहाँ पे एक बालक जो होता है, एक बच्चा जो होता है, किशोर जो होता है, वो ये ठान लेता है कि उसको उसी रास्ते में जाना है जिसमें उसको अच्छा लग रहा है। क्योंकि इस अवस्था को इसी के लिए जटिल बोला गया है और इसी के लिए कठिन भी बोला गया है, क्योंकि ये किशोरावस्था जो होता है ना, वो जीवन का बहुत कठिन समय होता है, जहाँ पे एक किशोर को, एक किशोरियों को अपने भविष्य का चुनाव करना होता है, उनको देखना होता है हर एक चीजों को कि क्या करेंगे तो सही होगा और वो कौन सा स्टेप लेंगे कि उनके लाइफ के लिए सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है किशोरावस्था में शिक्षकों को कैसे किशोर और किशोरियों को शिक्षा देना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं किशोरावस्था में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षक की भूमिका है, वो क्या है, निम्नलिखित है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट है शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था। ओके, तो किशोरावस्था जो अवस्था है उसमें क्या होता है कि किशोरों में शारीरिक विकास जो होता है बहुत तीव्र गति से होता है। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होना चाहिए कि किशोरों को हमें अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, उनसे उनके स्वास्थ्य से संबंधित, कि कैसे वो स्वस्थ रहें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता है कि किशोरावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और किशोरों में अन्य क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अतः ऐसी स्थिति में शिक्षकों का कर्तव्य है कि वह उनके संतुलित शारीरिक विकास के लिए तैयार रहें। ठीक है, यहाँ पे इसी के लिए बोला जाता है कि एक शिक्षक को किशोर को, किशोरियों को शारीरिक शिक्षा देनी चाहिए,
क्योंकि ये जो अवस्था होती है यहाँ पे किशोर और किशोरियां जो होते हैं उनका विकास, जो उनका शारीरिक विकास है वो काफी तीव्र गति से होता है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में घर में और विद्यालय में उनको हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाना पड़ता है वो क्या करे कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। तो यहाँ पे अगर वो स्कूल जाते हैं तो उनके स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा देनी चाहिए, उनको खेल कूद में शारीरिक व्यायाम वगैरह उनको स्कूल की तरफ से बच्चों को करवाना चाहिए, और घर में उनके माता पिता के द्वारा उनके खाने पीने का, पौष्टिक आहार उनको खिलाने का, ये उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये होता है आपका शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था, ठीक है, जिससे कि वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहे, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे, और वो अपने जीवन में जो भी करना चाहे वो सही डिसीजन ले सके, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास के लिए शिक्षा, ठीक है। अब हमें किशोर और किशोरियों को सामाजिक विकास भी देना है, क्योंकि वो समाज में रह रहे हैं, तो समाज में वो कैसे विकास करे उसकी भी हमें उनको शिक्षा देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं किशोरावस्था में सामाजिक भावना वो समाज के प्रत्येक काम में सहभागिता की प्रवृत्ति अत्यंत तीव्र होती है। अतः शिक्षक का दायित्व बनता है कि ऐसी स्थिति में उनको सहयोग, प्रेम, अनुशासन, ईमानदारी, सहानुभूति जैसे उत्तम गुणों का विकास करें, ठीक है। तो किशोर हो या वो किशोरियां हो, रहना हमें समाज में, ठीक है। तो हमें समाज के लोगों से, उनके साथ हमें मेल प्रेम से रहना है। उनको अगर किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है तो हमें उनके तरफ अपनी ओर से सहायता के लिए हाथ बढ़ाना है, ठीक है। हर एक चीजों में उनको सहयोग करना है, उनके प्रति हमें प्रेम रखना है, और समाज में जहां हम लोग रहते हैं, ठीक है, तो एक अनुशासन में हमें रहना है, और उनके प्रति हमें ईमानदारी दिखानी है, उनके प्रति हमें ईमानदारी दिखानी है, ओके। तो ये होता है कि शिक्षकों को इन सारी चीजों को बच्चों को सिखाना है कि वो कैसे अपने समाज को अच्छा बना सके, और कैसे वो समाज को विकास की ओर लेके जा सके। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे वो लोग रहते हैं उनको चाहिए कि वो लोगों की मदद करें, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, अनुशासन में रहें, ईमानदारी दिखाए अपनी तरफ से, सहानुभूति दे एक दूसरे को, ठीक है। तो ये सारी क्या है, उत्तम गुण है, और इन्हीं सारे गुणों का एक शिक्षक को किशोर और किशोरियों को शिक्षा देना चाहिए, ठीक है। अब देख लो, जहाँ पे हम लोग रहते हैं आप तो कभी नहीं चाहोगे कि वहां पे गंदगी हो या फिर हम गंदगी के ढेर पे रहे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके आस पड़ोस में आपको गंदगी दिख रही है तो आप उसको साफ सुथरा रखोगे, ठीक है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम शिक्षक जो हैं वो बालकों को, बच्चों को ऐसी शिक्षा दे जिससे कि वो दूसरे को हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहें, ठीक है ना। वो सारी चीजों को समझे, बूझे, और उसके बाद कोई भी काम करे। तो इससे क्या होगा कि वो अपने समाज का विकास करेंगे, लोगों के प्रति उनके अंदर प्रेम होगा, और एक दूसरे के प्रति वो ईमानदारी से काम करेंगे, ठीक है। तो हमें इनकी शिक्षा बच्चों को देनी है। थर्ड पॉइंट है मानसिक विकास। तो यहाँ पे लिखता है शिक्षक द्वारा अनुकरण, जिज्ञासा, संग्रह आदि प्रवृत्तियों को बढ़ावा देकर किशोरों में अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए। किशोरावस्था में क्या होता है कि किशोरों की मानसिक शक्तियों का सर्वोत्तम और अधिकतम विकास कराने के लिए हमें क्या करना है कि हमें उनके रुचियों के हिसाब से सब्जेक्ट्स को उनको देने हैं। वो जिस चीज में, जिस क्षेत्र में रुचि ले रहे हैं, हमें उनकी योग्यताओं के अनुसार हमें उनके सब्जेक्ट्स को चयन करना चाहिए, ठीक है। जिससे कि हम उनके अंदर जिज्ञासा पैदा कर सके, ठीक है, और ज्ञान का संग्रह दे सके उनको, और हमें ऐसी चीजें करनी है उसको वो सीखे, वो समझे, ठीक है। तो इसके लिए हमें उनसे रिलेटेड ही सब्जेक्ट्स लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ड्राइंग ले लेते हैं, साइंस ले लेते हैं, साहित्य हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, ये सब क्या हो जाते हैं, आदि जो होते हैं वो सामान्य जो है वो विद्यालय के विषय हैं, ठीक है। और किशोरों और किशोरियों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमें कैसे सब्जेक्ट्स लेने हैं, ऐतिहासिक या प्राकृतिक हो गया, या फिर किसी किसी स्थान में उनको भ्रमण करने के लिए लेके जाया जाता है, जिसको कि हम एजुकेशन टूर बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चे बहुत सारी चीजों को देखते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उनका मानसिक विकास होता है, चीजों को वो समझना, चीजों को वो देख के समझते हैं, फिर उन पर विचार करते हैं, अच्छा ये चीजें ऐसी हुई, अच्छा ये चीजें वैसी हुई, ठीक है। तो उनके अंदर वो जिज्ञासा होती है कि उनको सारी चीजों को जानना है, जिस चीजों के बारे में वो देख, तो इससे क्या होता है, उनमें ज्ञान का संग्रह बढ़ते जाता है, ठीक है। तो इन्हीं सारी अच्छी आदतों का हमें किशोर और किशोरियों में क्या करना है, विकास करना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है? संवेगात्मक शिक्षा। यहाँ पे लिखता है किशोरावस्था में संवेगों की बहुत प्रबलता होती है, अतः इस प्रकार उनमें अच्छी आदतों का विकास कर आदर्श चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो संवेगात्मक शिक्षा देना बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो किशोर का जीवन होता है ना, वो अत्यधिक बहुत ज्यादा संवेगात्मक होता है। और माता पिता और जो भी अभिभावक हैं, जो भी शिक्षक, उनको चाहिए कि उनको उत्साह, वो जिस भी किसी चीज से खुश होते हैं उस पे ध्यान देना चाहिए उनको। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ना, जो किशोर होते हैं, जो संकल्प करते हैं अपने जीवन में जो भी कार्य करने के लिए, तो एक शिक्षक को और उसके परिवार के हर एक सदस्य को क्या करना चाहिए, उनके संकल्प को पूरा करने में उनकी सहायता करनी चाहिए, है ना। उनको कभी निराशा नहीं देनी चाहिए। जब भी वो निराश होते हैं, उदास होते हैं, तो उनके पास जाके उन्हें बैठना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि हाँ बेटा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अगर वो स्कूल में है तो शिक्षकों को भी उनसे पूछना चाहिए कि तुम किस चीज से गुजर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, क्यों निराश हो, और उनको उस स्थिति में उनको उनकी तरफ प्रेम दिखाना चाहिए, है ना। जो भी किशोर है या किशोरियां हैं, तो उनकी तरफ शिक्षकों को, माता पिता को प्रेम वाला व्यवहार दिखाना चाहिए, उनको थोड़ा सहानुभूति देना चाहिए, है ना। और उनको बताना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज जल्दी नहीं मिलता है, हमें हर चीज के लिए धैर्य रखना पड़ता है। तो ठीक है, तो यही होता है आपका संवेगात्मक शिक्षा। आपको आपके बच्चे को, जो भी किशोर हैं, किशोरियां हैं, ठीक है, तो शिक्षकों को उनको इसी प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट है धार्मिक तथा नैतिक विकास के लिए शिक्षा। तो यहाँ पे लिखता है किशोरावस्था आदर्श स्थापना, समाज सेवा की प्रवृत्ति की अवस्था है, अतः साहित्य, इतिहास, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से किशोरों में उच्च नैतिक विकास किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो उसको शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं वहां पे धार्मिक तथा नैतिक विकास का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर एक किशोर है और एक किशोरी है, तो चाहिए कि उनको सारी चीजें पता रहे, जहाँ पे वो रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, वहाँ का इतिहास उनको पता रहे, उनकी देश की संस्कृति उनको पता रहे। शिक्षकों को बच्चों में एक नैतिक विकास करना चाहिए, जिससे कि वो लोगों का आदर और मान करना सीखे, है ना। तो इससे वो क्या होगा, नैतिकता में भी आगे बढ़ेंगे और धार्मिकता में भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षक का उचित व्यवहार। शिक्षक छात्र के लिए आदर्श होता है, अतः शिक्षक को चाहिए कि उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण और वयस्क जैसा व्यवहार करे, जिससे उनमें संवेगी व्यवहार में स्थिरता बनी रहे। तो जाहिर सी बात है, अगर बच्चा, छात्र हो या छात्राएं हो, स्कूल जाते हैं, तो वो उम्मीद करते हैं कि उनका शिक्षक उनसे अच्छा व्यवहार करे, अच्छे से बात करे, जब वो चीजों को पूछते तो उनको अच्छे से बताए, उनके साथ स्नेहपूर्ण, प्रेम पूर्वक व्यवहार करे, उनकी मदद करे जब उनको जरूरत है, तो है ना। तो यही बोलता है कि शिक्षक का उचित व्यवहार बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, विशेष करके किशोरावस्था में। नेक्स्ट है भाषा विकास। यहाँ पे बोलता है शिक्षक को चाहिए कि उन्हें अच्छे साहित्य का ज्ञान कराएं और उसके अध्ययन के लिए उन्हें प्रेरित करें, ताकि उनमें भाषा का अच्छा विकास हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक शिक्षक को चाहिए कि बच्चों में भाषा का अच्छा विकास कराएं, जो भी साहित्य होता है, जो भी हिंदी की पुस्तकें होती है, जो भी नॉवेल्स होते हैं, उनको उनको पढ़ाएं। ठीक है, जिससे कि उनमें क्या हो, भाषा का अच्छा ज्ञान हो, उनके दिमाग में शब्द का संग्रह बने, ताकि वो जहाँ कहीं भी जो कुछ भी बोले, उनकी भाषा, ठीक है, तो वो जो शब्द बोलते हैं वो लोगों को समझ में आए, है ना। और वो जो भी शब्द बोले उससे लोग उनकी तरफ आकर्षित होने वाले होने से, और साथ ही साथ उन्हें अच्छे साहित्य का ज्ञान भी प्राप्त हो सके। इसी के लिए जरूरी है कि शिक्षकों को छात्र तथा छात्राओं को भाषा का भी ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे है यौन शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है शिक्षकों को चाहिए कि ऐसे रचनात्मक कार्यों में किशोरों को लगाए जिससे उनमें काम शक्ति का मार्ग परिवर्तित हो सके, जैसे साहित्य, कला, संगीत, समाज सेवा। ठीक है, किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि लड़का और लड़की एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं, और उनमें फीलिंग्स इतनी ज्यादा होती है कि वो कुछ भी गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए जरूरी है कि उनको हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि उनके अंदर उठने वाली जो हर एक काम शक्ति की भावनाएं हैं, जो भी वो करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो उन सारी चीजों को छोड़ के वो साहित्य, कला, संगीत, समाज सेवा, इन सारी चीजों में व्यस्त रहे, ताकि उनके अंदर कोई उथल पुथल ना हो, जिससे कि वो कोई गलत काम ना करे। ठीक है, तो इसी के चलते जरूरी है कि किशोरावस्था में किशोरों को हमें यौन शिक्षा भी देनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी जगह क्या होता है कि लोग शर्माते हैं बोलने के लिए बच्चों के सामने, है ना। तो हमें शर्माना नहीं है, हमें उनको शिक्षित करना है, ताकि वो पब्लिक में, समाज में लोगों के साथ मिसबिहेव ना करें। ठीक है, तो इसी के लिए जरूरी है कि हमें यौन शिक्षा देनी है बच्चों को, ताकि वो अपने
हद में रहें, वो कहीं पे ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे कि वो शर्मिंदगी महसूस करे। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे बौद्धिक क्रियाओं के आयोग की व्यवस्था। तो यहाँ पे लिखते हैं एक कुशल शिक्षक, जो एक अच्छा शिक्षक होता है, उनका क्या कर्तव्य बनता है? उनका कर्तव्य बनता है कि वो बौद्धिक क्रियाओं के आयोग की व्यवस्था करे। जो भी बुद्धि से रिलेटेड कार्य होते हैं उसके आयोग, उसके लिए हमें गेम करवाना चाहिए, या फिर जो कुछ भी हो जो बुद्धि से रिलेटेड हो, हमें वैसी चीजें करवानी चाहिए जिससे उनकी बौद्धिक क्रियाओं का भी विकास हो सके। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तक ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है। मैंने उसमें से कुछ चुना है जो कि मैंने यहाँ पे बताया है। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन होंगे लेकिन उसके पूछने के तरीके अलग अलग होंगे। ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं? किशोरावस्था की विशेषताओं, आवश्यकताओं, समस्या तथा समस्त समस्याओं को दूर करने में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है, विवेचना करें। तो मैंने आपको सब कुछ बता रखा है, आप मेरे सारे वीडियोस को देखना, आपको सबका आंसर मिलेगा। ठीक है। सिमिलरली सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का बोलता है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। मैंने बताया था कि किशोरावस्था को क्या बोलते हैं? जीवन का सबसे कठिन काल भी बोलते हैं। इस कथन की व्याख्या कीजिए और बताइए किस विधि द्वारा एक अध्यापक किशोर की समस्या का समाधान कर सकता है। ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने क्लियर किया किशोरावस्था में हमें बच्चों को कैसे शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है। सारा चीज, सारा आंसर आपको सारे स्लाइड्स में मिल जाएगा। ठीक है। सारे वीडियोस आप देखना, उसमें आपको आंसर बखूबी मिल जाएगा। वैसे मैं वीडियो के लास्ट में, ठीक है, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो एट लास्ट मैं आपको बताऊंगी सारे क्वेश्चंस को आंसर कैसे करते हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला पाओ। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पूछा है, किशोरावस्था को आंधी एवं तनाव की अवस्था क्यों कहा जाता है? एक शिक्षक इस अवस्था में किशोरों को कैसे मदद कर सकता है? तो ये तीनों क्वेश्चन क्या है, सेम है, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है। ओके। नेक्स्ट देखेंगे, वृद्धि को परिभाषित करें, वृद्धि और विकास के सिद्धांत की विवेचना करें। मैंने ऑलरेडी बता रखा है। बाल्यावस्था में विकास तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए, बताया हुआ है। विकास को परिभाषित करें, वृद्धि और विकास के मध्य अंतर लिखें। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर एफ, लेकिन पूछने का तरीका अलग। ठीक है। उसके बाद जी नंबर है, विकास तथा अभिवृद्धि से क्या तात्पर्य है? उसकी प्रकृति को लिखते हुए दोनों में अंतर बताएं तथा अभिवृद्धि तथा विकास के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये भी सेम क्वेश्चन, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लेना, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अच्छे से पढ़ाई करना, इसके अच्छे से नोट्स बनाना, और जहां कहीं भी आपको समझने में प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को लिख लेना, ये काफी हेल्पफुल होंगे आपके फाइनल एग्जाम के लिए। ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स पे बताना, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जैसे कि सही समय पे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर।